प्रांगण में उपस्थित हमारी टीम के सम्मानित सदस्यगण और प्यारे बच्चों, आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और हम लोग उस परंपरा में एक कड़ी के रूप में विद्यालय अभी पूरी तरह से खुला नहीं है। उसके बाद भी हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और उस ताकत से दर्ज करा रहे हैं कि हम लोग की एक आवाज़ पूरे देश में, पूरे समाज में गूंजेगी। बच्चों और मित्रों, यह कोविड-19 आपदा का समय चल रहा है। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ आज तक ऐसी परिस्थिति हमारे देश के सामने कभी नहीं आई थी कि आपदा से ये जूझे। लेकिन यह शायद हमको पूरे विश्व में अपने तिरंगे को लहराने के लिए, पूरे विश्व में भारत की शक्ति का परिचय कराने के लिए यह आपदा आई है। इसके पहले हम अमेरिका को आइडियल मानते थे, लंदन को आइडियल मानते थे। हमारे देश के नौजवान पढ़ लिख करके ब्रेन ड्रेन हो जाता था और लोग विदेशों में जा करके विदेशों की सेवा करते थे। लेकिन आज जो उपस्थिति हमारे सामने उपस्थित हुई है, आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है और ये लोग परिकल्पना कर रहे हैं, ये लोग सोचने लगे हैं कि कल भारत महाशक्ति के रूप में उभरेगा और उस महाशक्ति में एक कड़ी हम लोगों के भी जुड़े। हम लोग भी ये कल्पना कर रहे हैं। हम लोग एक शिक्षक के तौर पर, एक विद्यालय के प्रबंधक के रूप में हम लोग ये कल्पना कर रहे हैं कि जब भारत महाशक्ति बने तो उस महाशक्ति को बनाने के लिए हम जो बच्चों को तैयार कर रहे हैं, जो भावी पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, वो पीढ़ी उसमें अपना योगदान दे, वो पीढ़ी एक कड़ी रूप में वहाँ खड़ी रहे। बच्चों, इसी कल्पना के साथ, इसी भावना के साथ ये आपदा, हमको तो आपदा कभी नहीं लगी। आपदा से हम लोग जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और निश्चित है कि हम लोग विजयी भी होंगे। बच्चों, हमारे सामने, हमारे देश के सामने जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो सबसे अधिक हम लोग के सामने संकट था ज्ञान की दास्ता का। और जब ज्ञान की दास्ता को हम कबूल कर लेते हैं तो हम ज्ञान दास हो जाते हैं। इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम ज्ञान की दास्ता को जब कबूल किए तो हम ज्ञान दास हो गए और हम ज्ञान दास बन करके समाज में हम लोग कुछ दूर तक चले। लेकिन आज हमारे देश में जो भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अभी 23 जनवरी को आह्वान किया कोलकाता में जाकर के कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आज़ादी हमें प्राप्त नहीं हुई थी, आज़ादी तो हमने छीना था। और बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस ने उस समय इस बात को ललकार के पूरे विश्व के सामने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और करोड़ों लोगों ने जान की आहुति दी, तब अंग्रेजों ने हमको आज़ादी दी। हमको आज़ादी वैसे ही नहीं मिल गई, हमको आज़ादी चांदी के प्लेट में सजा करके नहीं मिली, हमने आज़ादी को छीना है। तो बच्चों, आज उस आज़ादी को अक्षुण्ण रखना, देश को महाशक्ति बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो आज़ादी हमको दिए उनकी भी एक कल्पना थी, उनके भी सपने थे कि हमारा भारत कैसा होगा। क्या उस भारत को, उस कल्पना को कभी हम पढ़ रहे हैं, कभी हम जान रहे हैं, कभी हम सोचते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कैसे भारत की कल्पना की थी, महात्मा गांधी ने कैसे भारत की कल्पना की थी, चंद्रशेखर आजाद ने कैसे भारत की कल्पना की थी, बिस्मिल ने कैसे आजाद भारत की कल्पना की थी। यह विचार करने का दिन है। और स्वतंत्रता उन्होंने हमको दी, लेकिन हम स्वतंत्र होने के बाद आज एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में हमारा पूरा देश
विश्व के सामने अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्रदर्शित कर रहा है। पूरा विश्व जब आपदा से जूझ रहा है तो हमारा देश पूरे विश्व को सहारा देने के लिए अपने टीके को लेकर के खड़ा है, अपने राशन को लेकर खड़ा है, अपने संसाधन को लेकर के खड़ा है और पूरा विश्व हमारे देश की तरफ देख रहा है। यह गौरव की बात है, यह हमारे देश के नेतृत्व की गौरव की बात है। और उसी देश के तो हम एक नागरिक हैं और हम जब उसी देश के नागरिक हैं तो हम भी किसी को सहयोग कर सकते हैं, हम भी किसी को मदद कर सकते हैं। और अगर उस स्थिति में नहीं हैं तो कम से कम डट के खड़े तो रह सकते हैं। डट के खड़े रहना भी आपकी काबिलियत है। अगर आप डट के खड़े हैं किसी आपदा में, तूफानों में आप डट के खड़े हैं, आपके पैर डगमगा नहीं रहे हैं, तब भी आपकी काबिलियत है, तब भी आपको काबिल कहा जाएगा, क्योंकि आप डगमगाए तो नहीं तो जब आंधियाँ आती हैं, जब तूफान आते हैं तो बहुत सारे लोग डगमगा जाते हैं। और सबसे अधिक इसमें प्रभावित कौन हुआ? सबसे अधिक प्रभावित बच्चे हुए। बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही आपकी परीक्षा थी कि क्या आप स्टूडेंट हैं, क्या आप विद्यार्थी हैं। जो विद्यार्थी थे वह आज भी विद्यार्थी हैं, वो आज ही पढ़ रहे हैं। और जो विद्यार्थी नहीं थे, संकट उन्हीं के सामने आया, क्योंकि उनका मन पढ़ने में नहीं लगता था। उनको अवसर मिल गया कि हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। और जो बच्चे जिनका मन पढ़ने में लगता था, जो विद्यार्थी थे, उनके लिए भी एक अवसर मिला कि हमको स्कूल नहीं जाना है, हमारे सामने टीचर अनुशासन बनाने के लिए नहीं है, फिर भी हमको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? जैसे एकलव्य पढ़े थे। क्या अभी कल्पना किए आप कि एकलव्य कैसे पढ़े थे? शायद वही परिस्थिति, वही इतिहास दोहरा दिया एक बार देश कि शिक्षक आपके सामने नहीं है। आप अपने शिक्षक की तस्वीर लगा सकते थे कि शिक्षक हमारे सामने उपस्थित है और पढ़ा रहा है, मैटर ऑनलाइन हमारे सामने है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने इस बात को सोचा नहीं। बच्चे प्रसन्न हुए कि हमको अच्छा है कि पढ़ना नहीं पड़ रहा है, और कुछ बच्चे दुखी भी हुए कि हम पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। और जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो बच्चे पढ़े। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि यह आपदा आपको मजबूत करने के लिए आई है, आपको शक्तिशाली बनाने के लिए आई है। और आप इस आपदा से अगर लड़ करके, मेहनत से पढ़ करके इस समय को गुजार लेंगे तो निश्चित रूप से आप एक शक्तिशाली भारत की एक कड़ी बनेंगे। और मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज़ादी का अर्थ बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे बैठ करके पीछे बात कर रहे हैं। मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि आप आज़ाद हैं? आप आज़ाद नहीं हैं। यही तो गुलामी है। गुलामी है क्या? यही गुलामी है। आपकी बुरी आदतें आपको गुलाम बना देती हैं। जब आपको पता नहीं रहता कि हम हैं क्या, जब आपको अपने बारे में आपकी अपनी ओरिजिनलिटी पता नहीं रहती है, जब आपको यह ज्ञान नहीं होता है कि हमारी ताकत क्या है, तब आपको कोई बुरी आदत आकर के आपके ताकत को आच्छन्न कर देती है, आपके ताकत को ढक देती है, और आप उसी गुलामी को स्वीकार कर लेते हैं। और जब उसी गुलामी को स्वीकार कर लेते हैं तो उस गुलामी को स्वीकार करके आगे बढ़ते रहते हैं, और आपको पता नहीं चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब कहीं ठोकर लगती है, जब कहीं तूफान आता है, जब कहीं आप परेशानी में पड़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। इसलिए बच्चों, यह आपदा इसलिए भी आई
कि हम अपने मूल स्वरूप को पहचान जाएं। अगर हम मूल स्वरूप को नहीं पहचानते हैं तो हम विकास नहीं कर सकते हैं। विकास की मूल अवधारणा है कि आप अपने मूल स्वरूप को पहचानिए। आज समाज में ही बहुत बड़ा संकट है कि एक नौजवान अपने मूल स्वरूप को पहचान नहीं रहा है। अगर भारत कोविड-19 से संघर्ष किया है, लड़ा है, तो इसका मूल स्वरूप था, इसकी संस्कृति थी। अभी कल एक हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि विश्व में भारत क्यों लड़ पाया जो है, क्योंकि अपने इसका मूल स्वरूप जो था उसका इसने पालन करना शुरू किया। इसने पहचाना कि हम गिरोह से, काली मिर्च से, गर्म पानी से हम लड़ सकते हैं कोविड-19 से, और इसको पहचाना और इसको शुरू किया और भारत उससे लड़ लिया। आज पूरा विश्व भारत की आयुर्वेद की तरफ देख रहा है। जिस आयुर्वेद को लोग महत्व नहीं देते थे, आज अमेरिका भी भारत के आयुर्वेद की तरफ देख रहा है। इस पर रिसर्च हो रहा है कि क्या ताकत है भारत की संस्कृति में, और वो संस्कृति की ताकत थी कि आज भारत पूरे विश्व के सामने एक महाशक्ति के रूप में खड़ा होने की तैयारी कर रहा है। और अभी गर्व की बात है, यह गौरव की बात है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एलएसी से लेके ओरोसी तक सीना तान के खड़े हैं, कहीं कोई हमको सिर उठा के देख नहीं सकता है। यह गर्व की बात है, यह हमारे ताकत की बात है, यह एक मजबूत भारत की बात है। बच्चों, उसी कड़ी के आप एक विद्यार्थी हैं, उसी कड़ी के आप नौजवान हैं। आप कल क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम एक गौरवशाली भारत के में एक कड़ी के रूप में जुड़ेंगे? यदि आप अपने मूल स्वरूप को पहचान लेंगे, आप जान जाएंगे कि हम हैं क्या, मेरी ताकत क्या है, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे और एक मजबूत भारत की एक कड़ी बनेंगे। बच्चों, आज हर साल पूरे कैंपस में सारे टीचर खड़े रहते थे बच्चों को बैठाने के लिए। टीचर खड़े रहते थे कि बच्चों को खड़े रह के भी बैठा नहीं पाते थे, और आज टीचर बैठे हैं, बच्चे नहीं हैं। और यह भी हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है, यह सीखने की चीज़ है कि हम जब बच्चे रहते थे तो हम खड़े होने से हम थक जाते थे, और आज हम बैठे हैं। क्या यह ठीक है? हमको इससे सीखना है कि हम बैठे ना और हम खड़े रहें, अपने बच्चों के लिए खड़े रहें, ऑनलाइन खड़े रहें, मन से खड़े रहें, विचारों से खड़े रहें, मानसिक रूप से खड़े रहें, और बच्चों के संपर्क में इतना रहें, उनको इतना उत्साहित करते रहें, उनको यह महसूस न कर पाएँ कि हम बैठे हैं। बैठना नहीं होता है, हम कितना तत्पर हैं, हमारी तत्परता क्या है, वह हमको यह शो करता है कि हम कितने बैठे हैं और कितने खड़े हैं। तो यह भी एक अच्छा अनुभव है, और आगे के रास्ता का हम लोग को यह प्रशस्त करेगा, आगे के मार्ग को हम लोग को यह प्रशस्त करेगा। आपदा आती है, ब्रेक आता है, तो निश्चित रूप से हमको कुछ सिखाता है। इसके पहले हम देखते थे, महसूस करते थे, कभी कभी टीचर घबरा जाते थे बच्चों से और कहते थे कि सर बच्चे परेशान करते हैं, बच्चों को देख के लोग घबरा जाते थे। और कभी इस दिन की कल्पना नहीं किए होंगे कि ऐसा दिन भी आएगा कि स्कूल में बच्चे रहेंगे ही नहीं, हम अकेले बैठे रहेंगे। लेकिन मैं तो अपने व्यक्तिगत रूप से कभी भी अपने आप को ऐसा महसूस नहीं किया कि हमारे सामने बच्चे नहीं हैं।
मैं हमेशा इस बात को देखता हूँ कि हमारे सामने हमारे स्कूल के सारे बच्चे हैं। आज कम ही बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन मुझे हर बच्चों का चेहरा हमारे सामने से गुजर रहा है कि बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। बच्चे कहीं बैठे हों उससे मतलब नहीं है, जो है सारे बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। बच्चा घर पर है, कहीं पर भी बच्चा है। जैसे एग्ज़ाम हम लोग ऑनलाइन ले रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा सूरत में है, अभी 9 का एग्ज़ाम हुआ, तो एक बच्ची सूरत है हम लोग की क्लास की, और उसने सूरत से एग्ज़ाम दिया। तो वो जब सूरत से बैठ करके वो बच्ची एग्ज़ाम दे सकती है, तो क्या उसका चेहरा हमारे सामने नहीं रह सकता है? उसका सामना चेहरा हमारे सामने रह सकता है। तो बच्चों, कभी हम लोग के सामने, हमारे सामने कभी यह संकट नहीं था कि कोई बच्चा हमसे छूटा हो। हम लोग स्कूल में जब अकेले बैठे रहते थे, जब बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा था, उस समय भी हमने कभी महसूस नहीं किया कि बच्चे मेरे सामने नहीं हैं। दूरी बढ़ सकती है, वो आपदा का संकट था कि दूरी थी, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जुड़ाव कैसे छूट सकता है? एक माँ का बच्चा कहीं चला जाए, क्या वह माँ यह नहीं कहेगी कि मैं माँ हूँ? बच्चा कहीं भी जाएगा, वो बोलेगी कि मैं माँ हूँ। उसी प्रकार से बच्चों, आप अगर स्कूल नहीं आ पा रहे थे, तब भी हम लोग का लगाव वैसे ही था। मैं इसके पहले भी बार बार आपसे क्लास में कहता था कि टीचर वैसे ही होता है जैसे आपकी माँ होती है। अगर आप लोग ध्यान देते रहे होंगे, तो इसके पहले भी मैं बराबर इस बात का आह्वान करता था कि एक टीचर और एक आपकी माँ और आपकी माँ में कोई अंतर नहीं होता है। अंतर यही था कि इस लॉकडाउन में जो है, इस लॉकडाउन में आप एक माँ के पास थे और एक माँ आपसे दूर थी, बस यही अंतर था। और जब स्कूल चलता है तो आप एक माँ के पास दिन भर रहते हैं, जहाँ आपको सूरज निकलने के बाद एक माँ के आसपास चले आते हैं, जो आपके माँ, यह माँ आपके अंदर रोशनी भरती है, ज्ञान की रोशनी भरती है, ज्ञान की दास्ता से आपको मुक्त करती है, जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, आपको ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए आपके अंदर उत्साह भरती है, और आपके व्यक्तित्व को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए प्रयास करती है। और दिन भर इस प्रयास को करने के बाद आप रात को दूसरी माँ के पास चले जाते थे। अंतर यही हुआ है इस आपदा में कि आप की जो यह माँ थी, जो आपको कहती थी कि मैं आपको डॉक्टर बना दूंगी, इंजीनियर बना दूंगी, वैज्ञानिक बना दूंगी, और इस भारत माँ का एक सच्चा सबूत बना दूंगी, उस माँ से आपकी दूरी मेंटेन हुई। लेकिन दूरी नहीं मेंटेन हुई। यह माँ भी आपसे ऑनलाइन जुड़ी थी, फोन करके जुड़ी थी। अगर आप में अनुशासन की कमी थी, आपने इग्नोर किया, तो आप छूट गए, आप भूल गए। तो इस लॉकडाउन में ही अंतर था कि आप एक माँ के पास थे 24 घंटा, और एक माँ से आपकी दूरी मेंटेन हो गई। लेकिन दूरी नहीं मेंटेन हुई। माँ कभी नहीं भूल सकती है बच्चों को, वह तो हमेशा अपने बच्चों के पास ही थी। एक टीचर के रूप में, एक प्रबंधक के रूप में हम लोग हमेशा आपके पास रहे, हमेशा आपके बारे में सोचते रहे, हमेशा आपका मार्गदर्शन करते रहे। और अब समय आ गया है कि हम फिर मिलेंगे। अब धीरे धीरे समय नज़दीक आ गया है कि फिर विद्यालय खुलेंगे और फिर हम लोग मिलेंगे और हम मिलेंगे। तो जो इस 8-9 महीने में हम लोग के बीच में जो सिका गिलवा हुआ है, जो दूरी बढ़ी है, उसको हम मेहनत करके मेंटेन कर लेंगे। हम उसको जब हम मेहनत करेंगे, तो जो आपकी शिक्षा बाधित हुई है, जो है
वह बहुत तेज़ी से मेंटेन हो जाएगी और हम फिर उतनी तेज़ी से ही आगे बढ़ेंगे। बच्चों, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि सपने देखना कभी बंद मत करिए, क्योंकि सपने ही हमको आगे ले जाते हैं। अगर हमारे देश के वीर सपूत अगर वो भी गुलामी के जंजीरों में ही जकड़े रहते और ये सपने नहीं देखते कि हमको भारत माँ की गुलामी की जंजीरों को काट देना है, हमको अपने मातृभूमि को स्वतंत्र करा देना है, तो क्या देश स्वतंत्र हो पाता? भगत सिंह से जब पूछा गया जब उनको कोर्ट में उनको जब पूछा गया, जब उनको फांसी की सजा की बहस चल रही थी, तो जज ने पूछा कि आपकी माँ का क्या नाम है? उन्होंने बोला भारत माता। भगत सिंह से जब जज ने पूछा कि आपकी माँ का क्या नाम है, उन्होंने गर्व से बोला कि भारत माता। उन्होंने जब जज ने पूछा कि आपका घर कहाँ है, उसने बोला जेल। ऐसे थे भगत सिंह। ऐसे लोग, ऐसे करोड़ों लोगों ने जब इस बात को स्वीकार किया, सपने देखे कि हमको भारत माँ को स्वतंत्र कराना है, तब देश स्वतंत्र हुआ। जब अंग्रेजों ने संकट खड़ा किया कि भारत का कोई भी नौजवान ICS न बन पावे, भारत का कोई भी नौजवान प्रशासनिक अधिकारी न बन पावे, तो उन्होंने कहा कि भारत की अब ICS की परीक्षा लंदन में होगी, और उम्र पहले 19 वर्ष थी, उसको उन्होंने 18 वर्ष कर दिया। तो अंग्रेजों ने सोचा कि जब परीक्षा लंदन में होगी, उम्र इतनी कम कर दी जाएगी, तो भारत की नौजवान ICS की परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। उस चुनौती को भी सुभाष चंद्र बोस ने स्वीकार किया, और सुभाष चंद्र बोस लंदन गए। लंदन जाकर के ICS की परीक्षा को पास किए, और ICS की परीक्षा को पास करने के बाद इस्तीफा दे दिए और अंग्रेजों को बता दिए कि हम परीक्षा को हमारे देश का नौजवान पास कर सकता है, कितनी भी चुनौतियां खड़ी करोगे हम परीक्षा को पास करेंगे, लेकिन तुम्हारी गुलामी को नहीं स्वीकार करेंगे। हम गुलाम रहना हमको स्वीकार नहीं है। चुनौती तुम दो, कितनी चुनौती दोगे, हम उस चुनौती को स्वीकार करेंगे, उससे लड़ेंगे और उस गुलामी के जंजीर को काट करके भारत माँ को स्वतंत्र कराएंगे। और बच्चों, उन लोगों ने लड़ा, हमारी एक पीढ़ी ने हमारी वो पीढ़ी लड़ी और हमको आज़ादी दे करके, और उन्होंने बोला कि मेरे देश के वीर सपूतों, मेरे बच्चों, आने वाली पीढ़ियों, इस देश को तुम उन्नत करना, विकास की पराकाष्ठा पर ले जाना, विश्व की महाशक्ति बनाना, जिससे हमारे देश का जयगान हो। अभी मैं कल पढ़ रहा था, राधा कृष्णन ने कहा था, राधा कृष्णन इरविन कॉलेज में 1947 में संबोधित कर रहे थे, तो राधा कृष्णन ने जयदेव की एक बुक है, जयदेव कश्मीर के बहुत बड़े कवि थे, गीत गोविंद उन्होंने लिखा है। गीत गोविंद को कोट किया राधा कृष्णन ने, और उसमें उन्होंने कहा कि जयदेव लिखते हैं गीत गोविंद में, राधा का आह्वान करते हैं कि राधा अब आइए और कृष्ण का संचालन करिए। वहाँ उनके कहने का तात्पर्य यह था कि जो हमारी मातृशक्ति है, हमारे देश की जो नारियां हैं, हमारी जो देश की लड़कियां हैं, जो है वह आवें और इस देश की व्यवस्था को संचालित करें, वह आगे बढ़े। 1947 में सपना देखा था जो है राधा कृष्णन ने, और जयदेव तो 7वीं सदी में हुए थे। जब उन्होंने गोविंद लिखा तो जयदेव उस समय सपना देखे थे। तो हमारी देश की संस्कृति सदैव महान थी। हमने तो विश्व पर हमेशा शासन किया, हमने शासन कब नहीं किया। बीच में विसंगतियां आ गई थी,
कि हमारा देश कुछ वर्षों के लिए हम दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए थे। हम तो 1893 में ही जो है, जब विवेकानंद धर्म सम्मेलन में अमेरिका गए थे शिकागो में, उस समय भी उन्होंने बता दिया था कि हम सब शक्तिमान हैं, हमारा देश सर्वशक्तिमान है, हमारा विचार सर्वशक्तिमान है और हम एक गौरवशाली देश का नेतृत्व करते हैं। कब हमने नेतृत्व नहीं किया, कब हमने विश्व को रास्ता नहीं दिखाया। और विवेकानंद ने उस समय भी लोगों पूरे विश्व के सामने यह प्रदर्शित करके आए थे कि हमारा देश एक गौरवशाली देश है और हम एक गौरवशाली देश के नागरिक हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, देश को संबोधित करते हुए, उसमें राज्यसभा के सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि देश स्वतंत्र हो गया लेकिन हम एक गलती कर रहे हैं। वह कांग्रेस को संबोधित करके उन्होंने कहा था कि हम अपने मूल स्वरूप को भूल रहे हैं। हमारा मूल स्वरूप जो है उसको हम आच्छन्न कर रहे हैं। और आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार चरितार्थ हो रहे हैं, आज विवेकानंद के विचार चरितार्थ हो रहे हैं। देश विकास किया, यह भी एक विकास की अवस्था है। हमारा देश चला 1947 के बाद अपना संविधान लेकर के, एक गरीब देश था, 33 करोड़ आबादी थी उस समय, भोजन का भी संकट था। और आज 125 करोड़ आबादी है, भोजन का कहीं संकट नहीं है। हम अन्न विदेशों को दे रहे हैं। आपदा आई, आपदा में पूरे विश्व का सहयोग करने के लिए हम खड़ा हैं। पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 से लड़ने का प्रयास किया, पूरे विश्व के वैज्ञानिक टीका बनाने का प्रयास किए, हमारे वैज्ञानिकों ने भी प्रयास किया। लेकिन अगर तुलना किया जाए तो हमारे वैज्ञानिक विश्व के वैज्ञानिकों को एक जबरदस्त कंपटीशन दे रहे हैं। और हमारे विश्व का जो टीका है पूरे विश्व में उसकी मांग बढ़ रही है। पूरे विश्व में लोग मांग रहे हैं कि भारत का जो टीका है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सबसे अच्छा है। तो इस कोविड-19 के उन वैज्ञानिकों को भी हमको सलाम करना चाहिए कि जो 24 घंटे लेबोरेटरी में बैठ करके, जो अपने घर नहीं गए होंगे और इस आपदा से लड़े। और एक मिसाल पेश किया उन्होंने, 8-9 महीने के अंदर जो टीके 55 साल आने में लगते थे, उन्होंने 8-9 महीने में एक मिसाल पेश किया कि हमने जो टीका हम दे रहे हैं विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ टीका होगा। तो आज इस गणतंत्र दिवस पर इस आपदा से लड़ने वाले जो महानायक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं, जो अधिकारी हैं और सबसे प्रमुख जो हमारे देश के मुखिया हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको भी हमको सलाम करना चाहिए कि आपका जो नेतृत्व था, आज उस आपके नेतृत्व में हमारा देश पूरे विश्व के सामने सिर उठाने के लिए खड़ा है, एक महाशक्ति बनने के लिए खड़ा है और एक ताकतवर भारत के नागरिक हम बनने जा रहे हैं। इसका भी हमको गर्व है। और हमको गर्व नहीं है, हम इस गणतंत्र के एक नागरिक हैं। हमको केवल गर्व करने से काम नहीं चलेगा, हमको उसमें योगदान करना है। हम जहां पर भी रहें, हम वहीं पर अपने काम को अगर अच्छे से करते हैं तो हम गणतंत्र को मजबूत बनाते हैं। अगर एक बच्चा मेहनत से पढ़ता है, एक अध्यापक मेहनत से पढ़ाता है, एक पुलिस वाला मेहनत से ड्यूटी करता है, एक किसान मेहनत से खेती करता है, जिसकी भी जो ड्यूटी है, हर नागरिक अगर अपनी ड्यूटी पर पूरी ताकत से खड़ा रहता है तो हम इस गणतंत्र को मजबूत करते हैं।
हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। बच्चे तो और नहीं समझ पाते हैं। बच्चे जब पढ़ते नहीं हैं मेहनत से तो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि क्या हम इस गणतंत्र को मजबूत कर रहे हैं कि कमजोर कर रहे हैं। बच्चों, जब आप मेहनत से पढ़ते हैं तो आप इस देश को शक्तिशाली बनाते रहते हैं। आपको पता नहीं होता है, पता आपको तब चलता है जब आप वैज्ञानिक बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, अध्यापक बन जाते हैं। मैं कहूँ कि यहाँ तक जब एक अच्छा किसान भी बन जाते हैं तो अब आपको महसूस होता है कि हम कैसे अपने देश के विकास में भागीदारी बनाएं। और अभी एक रिपोर्ट आई है कि हमारे देश में जो गृहिणी होती है उसका वेतन कम से कम 45,000 रुपया होना चाहिए। ऐसा क्यों रिपोर्ट आ रहा है कि वह घर में केवल काम करती है 24 आवर्स, 365 दिन में उसकी एक दिन छुट्टी नहीं होती है। और जो नौकरी लोग करते हैं उनकी तो छुट्टी हो जाती है, लेकिन जो घर में गृहिणी होती है उसकी कोई छुट्टी नहीं होती है। रोज उसको अपने परिवार के लिए काम करना है, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए रोज काम करना है, रोज भोजन बनाना है, रोज 4 बजे जगना है, रोज बर्तन मांजना है, रोज झाड़ू लगाना है, रोज पोछा लगाना है, तो उसकी कोई छुट्टी नहीं होती है। तो मिनिमम सैलरी उसकी कम से कम 45,000 होनी चाहिए। ऐसा सर्वे आ रहा है, ऐसा विचार हो रहा है। हो सकता है कि हम जब एक शक्तिशाली भारत बन जाएं, हमारे पास जब इतनी ताकत आ जाए, हमारे पास इतना पैसा आ जाए, तो जैसे आज किसानों को गवर्नमेंट उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर रही है, कभी ऐसा समय आ जाएगा कि गृहिणियों के खाते में भी पैसा आने लगे। यह हो सकता है, यह हमारे, लेकिन ऐसा तब होगा जब हम मेहनत से बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे मेहनत से पढ़ेंगे, आने वाली पीढ़ी जब मजबूत होगी, आने वाला भविष्य जब हमारा अच्छा होगा। और यह भविष्य बच्चे हैं, यह भविष्य बच्चे हैं जो है। और जब ये बच्चे हमारे अच्छे बनेंगे तब हमारा देश और शक्तिशाली होगा। और आज हम लोग जो सपना देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो जब हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे, देश मजबूत बनेगा, देश शक्तिशाली रहेगा, देश के पास पर्याप्त पैसा रहेगा, देश की जीडीपी पूरी मेंटेन रहेगी, तो यह दिन भी दूर नहीं है। इसलिए बच्चों, इस कोविड-19 में बहुत सारे विचार चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं, और हम लोग को इसमें संकल्प लेना है कि हमको इस आपदा में भी अपने देश को और मजबूत बनाना है, हमको और मेहनत से पढ़ना है, जिससे बोर्ड की परीक्षा बिल्कुल समय पर होगी। परीक्षाएं हमारी नहीं रुक रही हैं, हम रुक सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जीवन में परीक्षाएं कभी नहीं रुकती हैं। हमेशा याद रखिए, रात आती है, सुबह आने निश्चित है। तो परीक्षाएं आप सोच लीजिए कि जीवन में कभी रुक जाएं, वो नहीं रुकती हैं। स्कूल की परीक्षा ही परीक्षा नहीं होती है। अगर हमको एक बुजुर्ग की सेवा करनी है, एक भूखे को भोजन देना है, एक निर्बल की मदद करनी है, वही तुम्हारी परीक्षा है। तो परीक्षाओं का दौर चलता रहता है। उस परीक्षाओं में पास होने के लिए हमको ताकत चाहिए, और उस परीक्षाओं में हम तब पास हो पाएंगे जब हमारे पास ज्ञान की दास्ता नहीं रहेगी। अगर हम ज्ञान के दास्ता से मुक्त नहीं होंगे तो हम परीक्षाओं में फेल होते रहेंगे। इसलिए बच्चों, हमेशा याद रखिएगा कि कभी ज्ञान दास मत बनिएगा। अगर आप ज्ञान दास बन जाएंगे, ज्ञान की दास्ता को स्वीकार कर लेंगे, तो आप किसी भी आपदा से लड़ नहीं सकते हैं। आप केवल सोइंग रह जाएंगे,
आप केवल सोइंग रहेंगे, आप केवल दिखेंगे जो है, और आपका मूल स्वरूप नष्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चों, अपने मूल स्वरूप को आप पहचानिए, और जब आप मूल स्वरूप को पहचानेंगे तो निश्चित रूप से आप एक मजबूत भारत, एक मजबूत समाज, और जो सबसे छोटी इकाई है आपका परिवार, एक एक परिवार से देश बनता है। तो अगर एक बच्चा अच्छा बनता है तो सबसे पहले अपने परिवार को मजबूत करता है, और परिवार के साथ समाज और देश अपने आप जुड़ जाता है। सबसे पहले आप उस माँ को ताकत देते हैं जो सपना देखती है, जो आज आपको भेजी है कि जाओ गणतंत्र दिवस मना करके आओ। वो इसलिए नहीं भेजी है कि जाओ केवल ध्वजारोहण करके आ जाना, वो पूरे सपने दे के भेजी है कि जाओ गणतंत्र दिवस मना के आओ, और सपने लेके आओ, सपने लेके आओ जो है सुभाष चंद्र बोस के, सपने लेके आओ भगत सिंह के, सपने लेके आओ महात्मा गांधी के, सपने लेके आओ बिस्मिल के, सपने लेके आओ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के, सपने लेके आओ अपने देश के प्रधानमंत्री के। और उस सपने को पूरा करने के लिए तुम भी अपना योगदान दो। आपका माँ इसलिए भेजी है कि तुम जाओ और उस सब एक मजबूत भारत को बनाने के लिए, एक मजबूत देश को बनाने के लिए अपने आप को तैयार करो, अपना निर्माण करो। जो है तुम जाओ उस कारखाने में जो है जहां एक मानव का निर्माण होता है। विद्यालय मानव निर्माण की कार्यशाला है, इसलिए वो तुमको भेजती है जो है कि तुम उस फैक्ट्री में जाओ, तुम उस कंपनी में जाओ जो है जहां पर पेन नहीं बनाई जाती है, जहां स्कूटर नहीं बनाया जाता है, जहां कार नहीं बनाई जाती है, लेकिन जहां एक मानव बनाया जाता है, एक मानव का निर्माण किया जाता है, उस फैक्ट्री में तुमको भेज देती है। और वहां पर शिक्षक रूपी इंजीनियर आपका इंतजार करते रहते हैं और आपको एक मानव बना करके, एक सपना दे करके आपको रोज प्रतिदिन प्रयास करते हैं कि हम इस बच्चे के साथ मेहनत करेंगे और अब हमारा बच्चा कल इस देश की एक मजबूत कड़ी बनेगा। तो आपकी माँ जो सपना देख के भेजती है, उस सपने को पूरा करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे उस सपने को पूरा करते हैं। क्या आप इसको समझ पाते हैं? क्या समझ पाते हैं कि मेरी माँ सपना देखती है? बच्चों, जिसने इस बात को समझ लिया कि मेरी माँ सपना देखती है, वो निश्चित रूप से अपने जीवन में कुछ करके रहेगा। और जो इस बात को नहीं समझ पाया, वो हो सकता है कि कुछ कम कर पावे। इसलिए बच्चों, आप हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए कि हमारी माँ एक सपना देखती है और हम विद्यालय नहीं आते हैं, हम विद्यालय आते हैं तो एक देश का मजबूत नागरिक बनने के लिए आते हैं, हम देश को अपने मजबूत करने के लिए आते हैं, हम अपने देश का एक मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं और अपने देश को हम के गौरवशाली नागरिक बनने के लिए आते हैं और उस कड़ी में हम अपना योगदान देने के लिए आते हैं। जब इस सोच करके आप विद्यालय आएंगे तो निश्चित रूप से आप इस देश के गणतंत्र को मजबूत करेंगे। आज गणतंत्र दिवस मनाने की यही औपचारिकता है, हमको यही संकल्प लेना है कि हम कैसे अपने गढ़ को मजबूत करेंगे। हम गढ़ के एक तंत्र हैं, आप संविच्छेद करिए, आप इस गढ़ के एक तंत्र हैं।
और वह तंत्र जितना मजबूत होगा यह देश इतना मजबूत होगा। तो बच्चों, आजादी का यही मतलब है। आजादी का मतलब आजादी नहीं है, आजादी का मतलब अनुशासन है। अनुशासन, अगर अनुशासन की कमी है आजादी में कमी हो जाएगी। हम आजादी हमारी कमी हो सकती है। क्यों, कैसे कमी हो जाएगी? आप सोचते हैं कि सरकार की अनुशासन में कमी हो गई, आजादी में कमी हो जाएगी। अगर क्या आपके अंदर अनुशासन में कमी हो जाएगी तो आप मेहनत से पढ़ेंगे? क्या हमारे अंदर अनुशासन में कमी हो जाएगी तो आपको मेहनत से पढ़ाएंगे? आजादी में कमी हो गई। इसलिए आजादी का मतलब है अनुशासन, और हम जब अनुशासित रहेंगे तभी हम अपनी आजादी को मजबूत कर पाएंगे और हम एक मजबूत आजाद भारत के एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। इसलिए बच्चों, आप अनुशासन का पालन करिए और परिश्रम से पढ़िए, जिससे मजबूत भारत का आप निर्माण करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार सभी अपने सम्मानित मित्रों का, अपने विद्यालय परिवार के तरफ से और आए हुए बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार 3 बार सभी लोग हमारे साथ भारत माँ की जय बोलिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।